पढ़ाई की आप लोगों ने? कुछ देखा? अभी तक हमारे आई थिंक 12-13 लेक्चर्स हो गए होंगे अब तक। थोड़ा बहुत देख के आए हैं कि नहीं? बोलिए भाई, कोई तो बोलिए। मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, तो आप लोग रेज कर लीजिएगा हैंड, है ना? या फिर मैसेज भी कर सकते हैं, मैं बीच बीच में देख लूंगी। तो स्टार्ट करते हैं, मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? यस मैम। हाँ जी। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। द बेस्ट एक्सटिंग्विशर फॉर इनफ्लेमेबल मटेरियल इज। कौन सा जो है बेस्ट एक्सटिंग्विशर है इनफ्लेमेबल मटेरियल के? बताइए। ऑप्शन है आपके पास वाटर, SO2, CO2 या फिर CO, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। हैंड रेज करेंगे। राखी जी, बताइए। मैम मैम कार्बन डाइऑक्साइड। और कोई? ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है। वाटर होगा मैम, वाटर। वाटर। और कोई? क्वेश्चन समझ में आया ना आपको? इनफ्लेमेबल मटेरियल जो है वो कौन सा है बेस्ट एक्सटिंग्विशर, जो आग बुझाने के काम में आता है? भाई, आग कौन बढ़ाता है ये बताइए। किसने? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। है ना? ऑक्सीजन का अपोजिट कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड मैम। कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड जो क्वेश्चन है उसमें आपको मैच करना है। तो इसमें दो लिस्ट दी हुई है, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। ठीक है, और इसके अपोजिट में है इनर्ट गैसेस, सॉल्ट, फ्रेश वाटर, स्नो, आइस। थर्ड ऑप्शन है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और फिर है लाइट सिलिकेट्स। तो इसमें कौन सा मैच सबसे करेक्ट है A, B, C, D में से? थोड़ा सा देख लीजिए इसको और फिर बताइए। चैट बी, 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 सब बी कह रहे हैं। अब एक कोई आप में से बी जो ऑप्शन है इसको जरा बताइए, बोल के बता दीजिए तो समझ में आएगा सबके। एटमॉस्फेयर में क्या चीजें होती हैं बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग? इनर्ट इनर्ट गैसेस रहेंगी। और बायोस्फीयर में? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। बायो से ही समझ में आ रहा है ना ये। हाइड्रोस्फीयर? इसमें सॉल्ट, फ्रेश वाटर, स्नो एंड आइस। हाँ, इट्स ऑल रिलेटेड टू हाइड्रो मीन्स वाटर, है ना? लिथोस्फीयर? लाइट सिलिकेट्स। सिलिकेट, सिलिकेट्स का मतलब है सिलिका, सिलिका मतलब है सॉइल, है ना? तो लिथो हाँ से जी। हम ये समझते हैं। चलिए, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एनर्जी पिरामिड इज always upright, always horizontal, sometimes diagonal, always inverted.
पहले थोड़ा सा सोच लेंगे एनर्जी पिरामिड्स कैसे बनते हैं और फिर इसका आंसर देंगे। ए और डी में कंफ्यूजन है ना? कुछ ए बोल रहे हैं, कुछ डी बोल रहे हैं। तो जो ए बोल रहे हैं उनमें से कोई बताइए कि एनर्जी पिरामिड ऑलवेज अपराइट रहेंगे तो किस बेस पे रहेंगे? क्योंकि एनर्जी कम होती चली जाएगी, जैसे जैसे आगे जाएगी एनर्जी तो कम होती चली जाएगी, इसलिए अपराइट रहेंगे। कम होती चली जाएगी तो फिर तो इसको हाँ ठीक है। और जो डी है ऑलवेज इन्वर्टेड, वो कौन बोल रहे हैं? डी भी किसी ने कहा तो था। वो मिस्टेक हो गई थी, वो कंफ्यूजन हो गई थी। हाँ ठीक है ठीक है। तो ऑलवेज अपराइट रहेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो बेस वाले के पास होगा, है ना, प्रोड्यूसर्स के पास। उसके बाद में जो फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स आएंगे उनके पास 10% कम हो जाएगा, फिर और ऊपर, फिर और 10% मतलब वो गेन करेंगे जितना उनके पहले वाले लेवल के पास एनर्जी है। तो आगे जाते जाते एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। तो सबसे जो टर्शरी कंज्यूमर्स हैं या उसके ऊपर वाले कंज्यूमर्स हैं उनके पास as compared to producers energy जो है वो कम। So which of the following has been declared as national aquatic animal by the government of India? किसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? ये हमारा क्वेश्चन है, फोर्थ है ना? जल्दी से बताएंगे। ठीक है, बी है इसका आंसर, गैंगीज डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया गया जीओआई के द्वारा। फिफ्थ वाला जो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट दैट इंटेंडेड टू सेट अप एनवायरमेंट कोड्स इन द कंट्री इनएक्टेड? कब ये जो है फंक्शन में आया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी, जिसको हम बहुत सुनते हैं कई बार जब पॉल्यूशन या ऐसे कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है चीजें आती हैं, स्पेशली फॉरेस्ट, ये जो पेड़ को कट करना और ये सब इश्यूज आते हैं तब। बी आंसर दे रहे हैं आप लोग, थोड़ा और सोचें। चलिए ज्यादा वेट नहीं करेंगे, इट्स 2010, 2010 है ना, इसको याद रखेंगे। सिक्स क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एयर पॉल्यूटेंट इन अर्बन एरियाज विच इरिटेट्स आईज एंड ऑल्सो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। कौन सी चीज है एयर पॉल्यूटेंट में जो आइस पे जो है इफेक्ट करता है और साथ में रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी? आंसर आ रहा है 4 एंड 3। साक्षी साक्षी जी कह रही है सेकंड है, बाकी कह रहे हैं थर्ड है। चलिए इसके बारे में सोचिए, मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। मैम का आवाज सबको इको हो रहा है या मुझे ही हो रहा है? मुझे भी हो रहा है, इको हो रहा है। ओके, fine। हाँ जी, आया आंसर? शेयर करती हूँ।
दिखाई दे रही है स्क्रीन? यस मैम। हाँ जी, इसका आंसर है सरफेस ओजोन। ठीक है, थर्ड थर्ड नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन इन मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया? सबसे बड़ा रीजन जो है वाटर पोल्यूशन का रिवर्स में, वो क्या है? यह आपको ध्यान में रखना है कि जो पोल्यूशन पूछ रहा है वो कहाँ पे पूछ रहा है। रिवर्स में पूछ रहे हैं, तो आप बताइए। फर्स्ट सिर्फ एक ही ने, अच्छा, दो लोगों ने दिया है आंसर। और कोई? ठीक है, फर्स्ट आंसर इज राइट, अनट्रीटेड स्वेज। जो हमारा जो ड्रेनेज है या जो भी जो पानी हम यूज कर लेते हैं, जो वेस्ट है हमारा पूरे शहर का, गांव का, वो सारा जो है वो नदियों में जाता है। तो और उसको यदि ट्रीट करके, मतलब उसको पोल्यूशन फ्री करके, थोड़ा सा ट्रीटमेंट करके उसके केमिकल्स या ये सब हटा करके यदि डाला जाए तो ये पोल्यूशन कम हो सकता है। तो दिस इज द अनट्रीटेड sewage. Eighth question है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव स्पेसिफिक टारगेट्स टू बी अचीव्ड बाय विच ईयर? 2022, 2030, 2040, 2050? चलिए, ये सबको पता है 2030, अभी हमने पढ़ा था। सही आंसर है सेकेंड। अब एक असर्शन रीजन में है। फर्स्ट असर्शन जो दे रखा है वो कहते हैं कंजर्विंग आवर सॉइल रिसोर्सेज इज क्रिटिकल टू ह्यूमन सर्वाइवल। ठीक है, समझ आया? कंजर्विंग आवर सॉइल रिसोर्सेज इज क्रिटिकल टू ह्यूमन सर्वाइवल। रीजन दे रहे हैं soil is home to many microorganisms and contains minerals. तो चूज करना है। both A and R are correct and R is the correct explanation of A. Second है both are correct but R is not the correct explanation. Third है A is true, B is R is false. Four है A is false, R is true. इसमें अलग अलग ओपिनियन है सबके। फोर टू करेक्ट आंसर तो कुछ और है। हाँ जी, कोई बताएंगे? माइक खोल के बताइए। जो सेकंड ऑप्शन सही होगा ना? फोर जो बोल रहे हैं, मैम बोथ ए आर और ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। हाँ वो ठीक है, बट फोर भी कुछ कह रहे हैं, तो उनसे मैं पूछ रही हूँ कि फोर्थ कैसे कह रहे हैं आप कि ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू? कौन कह रहे हैं? नेहा जी कह रही हैं, रश्मि जी कह रही हैं, राखी जी कह रही हैं। राखी जी आप बताइए। मैम वो क्रिटिकल था ना, तो वो क्रिटिकल नहीं समझ पाई, वो मैंने हार्मफुल जैसे ले लिया। नहीं, मैम क्रिटिकल कंजर्विंग ह्यूमन के लिए क्रिटिकल नहीं हो सकता। कंजर्वेशन कंजर्विंग आवर soil resources. Therefore, it is wrong. And soil is home for many microorganisms. It is correct. हाँ, इसीलिए वो थोड़ा सा क्रिटिकल है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसी चीजें भी हैं जो हार्मफुल होती हैं, लेकिन उसको कंजर्व करना हमारा काम है, मतलब ये ह्यूमन ही कर सकते हैं। सो इट इज क्रिटिकल टू ह्यूमन सर्वाइवल, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए खतरा है ना, लेकिन फिर भी उनको कंजर्व तो आपको करना है एक सुटेबल प्लानिंग के साथ में। तो वो करेक्ट ऑप्शन इज टू, बोथ आर करेक्ट
and R is not the correct explanation of A. Ninth है, inside rural homes the source or sources of nitrogen oxide pollution may be. कौन से हो सकते हैं, कहाँ पर? रूरल होम्स में. अनवेंटेड गैस स्टोव, वुड स्टोव या कैरोसिन हीटर्स. आपको इन जो कोड दिया हुआ है करेक्ट कोड उसमें से सिलेक्ट करना है ए एंड बी एंड सी, या फिर बी ओनली, या फिर ए बी सी ऑल आर करेक्ट. नाइन्थ क्वेश्चन, रूरल, अब आपको पता है नाइट्रोजन ऑक्साइड कहाँ से निकलता है? कौन से चीज से निकलता है नाइट्रोजन ऑक्साइड? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज. हाँ, ऑटोमोबाइल से मतलब ये है कि जब पेट्रोलियम का कंबशन होता है ना, ऑयल का जो कंबशन करते हैं, या वो हीट होके बाद में जो उसका एग्जॉस्ट स्मोक निकलता है, उसमें होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड. और वो कहीं भी निकल सकता है, पर मैक्सिमम हम कहते हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज. लेकिन अब आप यहाँ देखो कि गैस स्टोव में गैस बर्न हो रही है ना, वुड स्टोव है और कैरोसिन हीटर्स हैं. तो कैरोसिन भी एक ऑयल का ही क्रूड फॉर्म है, मतलब वन ऑफ द बाय प्रोडक्ट है क्रूड ऑयल का, पेट्रोलियम का. तो इसलिए जो है इसका जो आंसर दिया है इसमें आप देखो ए एंड बी, तो सी छूट जाता है. बी एंड सी तो ए छूट जाता है ना. बी ओनली तो करेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि ए और सी तो होना ही होना है. तो या तो इसमें ए सी या फिर वुड स्टोव्स हैं. तो वुड स्टोव जो है वो हालांकि लकड़ी बर्न हो रही है उसमें, लेकिन कंबशन हो रहा है, तो कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन ऑक्साइड उसमें जाएगा. तो इसलिए तीनों जो हैं ए बी एंड सी तीनों आएंगे इसमें. ठीक है. 10th है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स कैन कॉज कैंसर इन ह्यूमन. ह्यूमन में कैंसर किस चीजों से होता है? पेस्टिसाइड से, मरकरी से, लेड से, ओजोन से, किस से? क्या आंसर आ रहे हैं आपके? बताइए भाई, कोई सोच समझ के. पेस्टिसाइड्स. वेरी करेक्ट. पेस्टिसाइड इसका आंसर है. ठीक है. वैसे मरकरी से भी डिसीजेज होती हैं, लेड से भी होती हैं, ओजोन से भी इरिटेशन जो है आईज में और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन कैंसर का रीजन जो है वो पेस्टिसाइड्स है. ठीक है. इसको नोट कर लेंगे, याद रखेंगे इसको, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार. चलिए 11th पे चलते हैं. पीपल पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स डू नंबर नेसेसरीली हेल्प इन चेकिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. ढंग से पढ़िएगा, है ना. पीपल पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स numbers necessarily help in checking environmental degradation. ठीक है. The relationship between population growth and environment degradation is rather complex. दो स्टेटमेंट दिए हैं. एक ही कहता है कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, पीपल पॉपुलेशन, वो हेल्प करती है इसका कंट्रोल, मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल जो है वो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की चेकिंग में हेल्प करेगा. मतलब इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का वन ऑफ द कॉज क्या है? पॉपुलेशन है, ये कह रहा है. सेकेंड है द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. इन्वायरमेंट में जो पोल्यूशन हो रहा है या जो उसकी हालत खराब हो रही है, इट इज रादर कॉम्प्लेक्स. ये कॉम्प्लेक्स है, इतना इजी रिलेट नहीं कर सकते. एक ही चीज उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि सिर्फ पॉपुलेशन ही रिस्पॉन्सिबल है. सो विच वन ऑफ द 4 ऑप्शन इज करेक्ट. इसमें ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं. बोथ आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन. बोथ आर ट्रू, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन. और A is true, R is false, or R is true, A is false. So which one is correct?
इसका भी आंसर जो है वो ए ही है, क्योंकि सारी मैक्सिमम चीजों की जिम्मेदारी जो है वो ह्यूमन की है ना। और यदि ये पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुई, ऐसे ही बढ़ती रही, जैसे हमने कहा रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है, तो आप उसको ओवर एक्सप्लॉइट यदि कर रहे हो और उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसके कंजर्वेशन के लिए प्रॉपर मेजर्स नहीं ले रहे हो, तो ये और स्पीसीज की और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन आप कर रहे हैं, मोबाइल्स या सॉरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज आप यूज कर रहे हैं, और इससे जो पोल्यूशन हो रहा है उससे खतरा लेकिन सारी स्पीसीज को है। तो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। चलिए 12th पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना इज नॉट अ नेचुरल हैजार्ड? वाइल्ड फायर, लाइटनिंग, लैंडस्लाइड और केमिकल कंटामिनेशन। कौन सा जो फिनोमिना है वो नेचुरल हैजार्ड नहीं है, जो प्राकृतिक आपदा नहीं है? वाइल्ड फायर मतलब जो जंगलों में आग लग जाती है, लाइटनिंग जो थंडर स्टॉर्म्स होते हैं ना, बादलों में जो बिजली चमकती है, लैंडस्लाइड्स जो होते हैं माउंटेन्स पे, या फिर केमिकल कंटामिनेशन। इजी क्वेश्चन है, डी इज द राइट आंसर, क्योंकि बाकी सारी चीजें नेचुरल हैं, एक केमिकल कंटामिनेशन है जो कि it's not natural, it is done by us. Okay, the next is 13 number question. As a part of national climate change policy, Indian government is planning to raise the installed capacity of renewable energy by the year of 2030. वो कितनी है? कौन सी एनर्जी? रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक कितनी कर लेना है भारत में नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी के अंदर? बहुत बढ़िया, 4th इज द राइट आंसर, 350 गीगावाट्स। नोट कर लेंगे जिनको नहीं मालूम था। 14th क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन, ठीक है, पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन, पर इंडिविजुअल एक एनर्जी कंजम्पशन जो है पर ईयर, किलोवाट आवर पर ईयर, मतलब कितना किलोवाट आवर पर ईयर एक इंसान पे एनर्जी खर्च होती है। तो उसके लिए आपको कंट्री वाइज बताना है कि व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसमें 4 कंट्रीज हैं, ब्राजील, रशिया, चाइना और इंडिया। तो करेक्ट सीक्वेंस बताना है कि सबसे ज्यादा कहाँ खर्च होती है। थोड़ा सा कॉमन सेंस की भी बात है ये। कौन सा ऑप्शंस बता रहे हैं आप लोग? राखी जी 3 बता रही हैं, नीलू जी 2 बता रही हैं, रश्मि जी 4 बता रही हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड, रशिया, उसके बाद चाइना, उसके बाद ब्राजील और उसके बाद इंडिया। पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन जो है इंडिया में कम है, इंडिया से ज्यादा ब्राजील में है, ब्राजील से ज्यादा चाइना में है और सबसे ज्यादा रशिया में। उसका जो रीजन है, मे बी वहाँ का क्लाइमेट हो सकता है एक्सट्रीम ठंड, और वैसे तो डेवलप्ड कंट्री है ही है रशिया, और लोग वहाँ पर हैं कम, और एनर्जी पर कंजम्पशन पर कैपिटा जो है वहां पर ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, इन विच ऑफ द कंट्रीज पर कैपिटा यूज ऑफ वाटर इज मैक्सिमम? वाटर कहाँ सबसे ज्यादा पर कैपिटा पर इंडिविजुअल यूज होता है? यूएसए में, यूरोपियन यूनियन में, चाइना में या फिर इंडिया? बताएं आंसर।
सी ऑप्शन बता रहे हैं सब लोग, चाइना। लेकिन सरप्राइजिंग है कि इट्स यूरोपियन यूनियन। इन विच ऑफ द कंट्री पर कैपिटा यूज ऑफ वाटर इज मैक्सिमम? तो ये है यूरोपियन यूनियन। इसको थोड़ा सा याद रखेंगे क्योंकि ये थोड़े अनकन्वेंशनल से क्वेश्चंस हैं। नंबर 16 है, इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू टोटल ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इज अबाउट। कितना जो है ग्लोबली कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है, उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन कितना है, ये आपको पता होना चाहिए। दीजिए आंसर्स, जो आपको लगता है आप दीजिए। करेक्ट आंसर्स तो मैं बता ही रही हूँ। बहुत ज्यादा डिस्कशन हम नहीं करेंगे सो दैट बहुत सारे क्वेश्चंस हम कवर कर लें। इसका जो करेक्ट आंसर है वो अभी 10% तो नहीं हुआ है। इसके हिसाब से जब ये लिखा गया होगा तब तक 6% था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट डाटा है 2021 का, उसके अकॉर्डिंगली अराउंड 7.5% है। मतलब इट्स रीचिंग अप टू 8% यू कैन से। तो 7 to 8 या 6 आता है तो आप उस पर टिक कर दीजिएगा। इतना ग्लोबल उस कंट्रीब्यूशन है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में, बहुत ज़्यादा पार्ट है। थोड़ा सोचेंगे तो आप इसको 10% यदि इमेजिन करें, जो कि थोड़ा ही दूर है, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। Which of the following combinations represent renewable natural resources? फटाक से बता दीजिए इसको। इजी सा है क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। बस कॉम्बिनेशन का ध्यान रखिएगा कि कहीं उसमें नॉन रिन्यूएबल चीज तो नहीं है। कुछ ही लोग इसमें आंसर कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे हैं। कुछ तो आप देखिए, इसको एनालिसिस करिए और आंसर अपने हिसाब से दीजिए। ध्यान रखिएगा, रिन्यूएबल पूछ रहा है ना, नॉन रिन्यूएबल नहीं पूछ रहा है। तो जिन्होंने थर्ड बोला है वो राइट है। बाकी सब फिर से एक बार इसको देखिए, सब में एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स इन्होंने डाला है, ठीक है। सिर्फ थर्ड ऐसा है जिसमें सब रिन्यूएबल चीजें हैं, जो प्लेंटी हैं और जो रोज हमें मिल सकती हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो खत्म हो रही है इसमें, ठीक है। तो थर्ड, फिशेस, फर्टाइल सॉइल एंड फ्रेश वाटर, ठीक है। 18th पे चलते हैं। In recently launched air quality index in India, which of the following pollutant is not included? कौन सा एयर पॉल्यूटेंट AQI में इंक्लूड नहीं किया गया अभी? कार्बन मोनोऑक्साइड, फाइन पार्टिकुलेट मैटर एंड ओजोन, ये सारे इंक्लूड किए गए हैं। सिर्फ क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये इंक्लूड नहीं किया गया है, इसको ध्यान रखेंगे। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से आते हैं भाई? कौन प्रोड्यूस करता है इसको? रेफ्रिजरेटर। हाँ, रेफ्रिजरेशन से आते हैं। और कोई और रीजन इसका? एसी से भी होता है। हाँ, वहां पर भी वही कूलिंग का कंसेप्ट ही है। चलिए डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम भी। The factors which are most important in determining the impact of anthropogenic activities on environment are, कौन कौन से हैं भाई? देख लीजिए, 4 हैं इसमें।
पॉपुलेशन, एफ्लुएंस पर पर्सन, लैंड अवेलेबल पर पर्सन, फिर है पॉपुलेशन, एफ्लुएंस पर पर्सन एंड टेक्नोलॉजी यूज फॉर एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज, फिर एटमॉस्फेरिक कंडीशन, पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट कवर, और फिर है पॉपुलेशन, फॉरेस्ट कवर एंड लैंड अवेलेबल पर पर्सन। क्वेश्चन क्या था ये देख लीजिए, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द इम्पैक्ट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज ऑन एनवायरनमेंट। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? जो ह्यूमन अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, है ना, जो सारी एक्टिविटीज करता है उसमें सब कुछ आ गया जो ह्यूमन करता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स कौन कौन से हैं इसमें? जब ह्यूमन से रिलेटेड आ गया तो थोड़ा सा क्लिक कर जाता है माइंड में कि कौन सा होगा आंसर। आंसर्स बहुत कम दे रहे हैं आप लोग। सेकंड, हाँ सही, बिल्कुल सही जवाब है पॉपुलेशन। एफ्लुएंस पर पर्सन, कौन कितना किस तरह से उसमें कंट्रीब्यूट तो हर इंसान करता है कुछ ना कुछ तरीके से। पॉपुलेशन मैटर करता ही करता है। एंड जो टेक्नोलॉजी है जो हम यूज कर रहे हैं और वो कैसे टेक्नोलॉजीज कैसे हम करते हैं, कई बार हम जो है रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, है ना, और उसका कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन के लिए कुछ काम उतना नहीं करते जितना कि हम उसको यूज कर लेते हैं रिसोर्सेज को। तो इसलिए ये सेकेंड जो ऑप्शन है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें ये इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, ये मैच कर लीजिए। एक दो भी यदि आपको आते हो तो आप बाकी के मैच कर सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे कौन सा है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कौन सा है, वर्ल्ड ओजोन डे कौन सा है, और वर्ल्ड एड्स डे कौन सा है। एक दो भी यदि आते हैं, जरूरी नहीं है आप फर्स्ट से शुरू करो, आप इसको पढ़ लो फर्स्ट लिस्ट को, जो फर्स्ट कॉलम है उसमें से जो आता है उसको टिक करिए और फिर मैच कर लीजिए जो ऑप्शंस गिवन है उसमें। तो कौन सा करेक्ट होगा? बिल्कुल सही बोल रहे हैं कई बच्चे जो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बी आंसर इज करेक्ट। बी क्या बता रहा है आपको कि जो वर्ल्ड हेल्थ डे है वो कब है? 7th of April, ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो कब है? तो 1st of July। वर्ल्ड ओजोन डे कब है? हमने पढ़ा था 16th of September। और एड्स डे कौन सा है? 1st of December। तो ये जो ओजोन डे, ये तो आपको याद होगा, हमने 2-3 बार इसको किया था। और ये जो फर्स्ट वाले हैं ये आप याद रखिए कि 1 जुलाई जो आता है वो है आपका वर्ल्ड एड, नहीं ये कौन सा वाला होगा? 1 जुलाई 3rd वाला जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे अब आने वाला है। 21st देख लेते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज अकाउंट्स फॉर मोर देन 2/3 ऑफ द ग्लोबल वाटर कंजम्पशन? 2/3 जो है ग्लोबल वाटर कंजम्पशन वो कहाँ पे जा रहा है, किस चीज में हम यूज कर रहे हैं, कौन सी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी है? एग्रीकल्चर है या पावर जनरेशन है या इंडस्ट्री है या डोमेस्टिक एंड म्यूनिसिपल यूसेज है? कौन सी चीजें हैं? जल्दी से आंसर करिए फटाफट, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। नहीं, देखिए कॉमन सेंस लगाइए, इंडस्ट्री ज्यादा है या एग्रीकल्चर लैंड ज्यादा है? एग्रीकल्चर ज्यादा है ना, तो एग्रीकल्चर में पानी जो है वो ज्यादा कंजम्पशन होता है ग्लोबल वाटर का, है ना, हर जगह पे। इंडस्ट्रीज हैं पर हर जगह इंडस्ट्रीज नहीं है, और हर इंडस्ट्री की अलग डिमांड है, हर इंडस्ट्री का अलग रॉ मटेरियल है, तो यूज होता है वाटर, लेकिन मैक्सिमम जो ग्लोबल वाटर कंजम्पशन है वो एग्रीकल्चर में होता है। वन ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिव सोर्सेस ऑफ gaseous pollutant chlorofluorocarbon is in
इन द एयर इज, कौन सा है, अब बताइए। ये भी अब मैंने पूछा था, रेफ्रिजरेशन देख करके आप इसी को टिक कर सकते हैं। इसमें एक और है, फोम इंडस्ट्री। तो फोम इंडस्ट्री में जो है कंप्रेस करके, कूल करके केमिकल को भरा जाता है। तो फोम आपने देखा होगा, इसको इस तरह समझ सकते हैं आप कि पेंट्स हैं या फिर स्प्रे जो होते हैं, है ना, वो सारी इंडस्ट्रीज जो इस तरह के केमिकल्स बनाती हैं, स्प्रे बॉटल वाली, पेंट भी हो सकता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स भी हो सकते हैं, वो भी एक तरह से केमिकल्स ही होते हैं और उसको स्प्रे करते हैं जब आग लग जाती है। तो इस तरह की इंडस्ट्री में और रेफ्रिजरेशन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है वो एयर में पॉल्यूटेंट की तरह रिलीज होती है। द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूशन इन फ्रेश वाटर बॉडीज कौन सी है? ऑर्गेनिक पॉल्यूशन इन फ्रेश वाटर बॉडीज कौन सी है? रन ऑफ अर्बन एरियाज, रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चर फॉर्म, सुएज एफ्लुएंट या इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट। ऑर्गेनिक पॉल्यूशन जो है फ्रेश वाटर में किसकी वजह से ज्यादा होता है? ऑर्गेनिक पॉल्यूशन है, ठीक है। सही आंसर है सी, सुएज एफ्लुएंट। 24 देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेस हैज द शॉर्टेस्ट रेसिडेंस टाइम इन द एटमॉस्फेयर। कौन सी ऐसी गैस है, ग्रीन हाउस गैस, जो कि बहुत कम समय के लिए एटमॉस्फेयर में रहती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पता है कहाँ तक चले जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है कहाँ तक चली जाती है, नाइट्रस ऑक्साइड हमें पता है कहाँ तक चली जाती है, सबके बारे में हमने पढ़ा था ना। बिल्कुल सही, मीथेन है ना, मीथेन सरफेस पे रहती है एटमॉस्फेयर में शॉर्टेस्ट, और इसका जो ड्यूरेशन है कम समय के लिए रहती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहाँ तक चले जाते हैं? ऊपर ओजोन लेयर तक चले जाते हैं ना, तभी ओजोन डिप्लीशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी ऊपर तक चली जाती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी ट्रोपोस्फेयर के ऊपर तक चली जाती है, जहाँ से एसिड रेन वगैरह के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। 25 पढ़ लेते हैं कि अभी हमने कल परसों ही पढ़ा था, इन ऑर्डर टू अवॉइड कैटास्ट्रॉफिक कंसिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज देयर इज जनरल एग्रीमेंट अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू लिमिट द राइज इन एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ अर्थ कंपेयर टू दैट ऑफ प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स। तो वो कौन सा था कि कितना टेम्परेचर तक जाना चाहिए, कितना लिमिट करना है हमको? जल्दी से बता दीजिए, अभी पढ़ा था। हाँ, ए 1.5 to 2 degrees. The National Disaster Management Authority functions under the Union Ministry of National Disaster Management। जो अथॉरिटी है, एक बॉडी है, वो किसके अंडर में वर्क करती है? एनवायरनमेंट के अंडर, वाटर रिसोर्सेज के, होम अफेयर्स के या डिफेंस के? नहीं, इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है सब चीजें इन्वायरमेंट में आएगी। डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करता है। नेचुरल डिजास्टर भी हो सकता है इसमें, और ह्यूमन मेड डिजास्टर भी हो सकता है ना। तो ये होम अफेयर्स के अंडर में आता है, इसे याद रखेंगे। उसके बाद में मैच द फॉलोइंग है, आप इसको पढ़ डालिए फटाक से। फ्लड है, ड्रॉट है, अर्थक्वेक है और वॉल्केनो है। अब इसमें जो है किसको कहेंगे? तो फ्लड के जो करस्पॉन्डिंग दिया है, लैक ऑफ रेनफॉल ऑफ सफिशिएंट ड्यूरेशन, फिर ट्रेमोर्स प्रोड्यूस बाय पैसेज ऑफ वाइब्रेटरी वेव्स थ्रू द रॉक्स ऑफ द अर्थ, है ना। और फिर दिया है इवेंट थ्रू विच मोल्टन सब्सटेंसेस कम आउट, और एक्सेस रेन एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर कोर्स। तो इसके किस किस को जो ये डिजास्टर्स हैं, नेचुरल डिजास्टर्स, वो किसकी वजह से आते हैं?
तो इसको मैच करना है आपको। तो इसमें नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, विच ऑप्शन इज करेक्ट। एक दो को मैच कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा विच वन इज द करेक्ट आंसर। मेघा जी ने फटाक से बता दिया, रश्मि जी ने बता दिया, ए इज द करेक्ट आंसर। जो फ्लड है वो किसकी वजह से आएगा? एक्सेस रेन एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर कोर्स। तभी होता है फ्लड कि बहुत सारी रेन आ गई, मतलब बारिश हो गई और उसका जो ड्रेनेज है, हमारा जो भी पर्टिकुलर रीजन है उसका सही नहीं है, उसका वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, वाटर रिजर्वोयर्स वहाँ पे पर्टिकुलर जगह पे बने हुए नहीं है, तो क्या होगा? वो संभाल नहीं पाएंगे वो एरिया, तो वहाँ पर फिर पानी भर जाएगा। ड्रॉट किसको कहेंगे? लैक ऑफ रेनफॉल ऑफ सफिशिएंट ड्यूरेशन। एक ड्यूरेशन में जितनी रेनफॉल होनी चाहिए उस रीजन में वो नहीं होती है, तो फिर ड्रॉट की कंडीशन आती है, फिर अकाल पड़ जाता है। अर्थक्वेक किसको कहेंगे? तो जो ट्रेमर्स हैं, जो तरंगे पैदा होती हैं, प्रोड्यूस बाय द पैसेज ऑफ वाइब्रेटरी वेव्स थ्रू द रॉक्स ऑफ द अर्थ। नीचे जो अर्थ पे जो लेयर्स हैं, चट्टाने हैं, वो एक्सेसिव प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से अपनी पोजीशन बदलती है ना, तो उससे जो है वो ऊपर नीचे जब सरकती हैं या साइड में सरकती हैं, उससे फिर अर्थक्वेक आता है, फिर ऊपर का सरफेस पूरा हिल जाता है। दो तीन तरह की वेव्स होती हैं, पी वेव्स है ना, क्यू वेव्स और सरफेस वेव्स इसकी। और फिर है वॉल्केनो। आपका वॉल्केनो से क्या मतलब है? इट इज अ इवेंट थ्रू विच, एक ऐसा जगह या एक ऐसा गड्ढा जहां से मोल्टन सब्सटेंसेस जो हैं जमीन के अंदर से बाहर आते हैं हाई टेम्परेचर पे। चलिए 28 है, अरेंज द फॉलोइंग बुक्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये लिया है, इसको हम ऐसे ही देख लेते हैं क्योंकि ये हमने पढ़ा नहीं है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता देती हूँ, इसको नोट कर लीजिए। सी इसका आंसर है, सी है ना। पहले जो बुक आई है वो है साइलेंट स्प्रिंग, उसके बाद में आई है लिमिट्स टू ग्रोथ, उसके बाद में आई है आवर कॉमन फ्यूचर, और फिर आई है फोर्थ में रिसोर्सफुल अर्थ कोर्स। क्योटो प्रोटोकॉल जो है इट इज रिलेटेड टू, क्योटो प्रोटोकॉल में क्या मेजर मैम लास्ट क्वेश्चन बताइए प्लीज। ये 20 ये वाला 28 बुक्स के बारे में मैम। हाँ, ये बुक्स के बारे में ये क्वेश्चन था तो मैंने लिया है इसको। हाँ, सीरियल बताइए ना मैम, सीक्वेंस बताइए प्लीज। अच्छा, सीक्वेंस ठीक है। सबसे पहले जो है सेकेंड वाली बुक साइलेंट स्प्रिंग, ये जो है ना इसका बी आंसर करेक्ट है, सॉरी सी आंसर, सी आंसर इज करेक्ट। फर्स्ट जो बुक है वो है साइलेंट स्प्रिंग, उसके बाद में है लिमिट्स टू ग्रोथ फर्स्ट वाली, फिर है थर्ड वाली आवर कॉमन फ्यूचर, और फिर है रिसोर्सफुल अर्थ कोर्स लास्ट। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल बताइए फटाक से, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेंगे, जिसको आता है उसको वो बताते जाइए फटाफट, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जितने ज्यादा हो जाएंगे उतना अच्छा है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड था भाई? ओजोन से था क्या, हैजार्डस वेस्ट से था क्या, क्लाइमेट चेंज से था, या न्यूक्लियर एनर्जी से था? इसका माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लीजिए। मैम हिंदी में नहीं है क्या पेपर, इंग्लिश में ही है? हाँ, इंग्लिश में ये निकाले क्या आप, हिंदी में नहीं निकाले ट्रांसलेशन करके? नहीं, ये मैंने खुद ने काफी सारे बनाए हैं और कुछ क्वेश्चन लिए हैं इधर उधर से, पर इंग्लिश वर्जन ही लिया है क्योंकि हिंदी वर्जन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा मुझे। ये इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, थोड़ा पढ़ने में देर हो रहा है इसलिए नहीं मैं पढ़ रही हूँ, आप जस्ट आंसर पे फोकस करो और जो मैं बोल रही हूँ उस पे। क्योटो प्रोटोकॉल तो सिंपल है, इसमें इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं है। किस पे बेस्ड था भाई, कोई तो बताओ। सी आंसर आ रहा है, क्लाइमेट चेंज करेक्ट आंसर है। Which of the following is a source of emissions leading to eventual formation of surface ozone as a pollutant?
सरफेस ओजोन जो है, जो पॉल्यूटेंट है, उसका सोर्स ऑफ एमिशन कौन सी चीज है? ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, या रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग है, या वेटलैंड्स हैं, या फिर फर्टिलाइजर्स हैं? सरफेस ओजोन जो कि हार्मफुल होती है। ओजोन है, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है, ओजोन। ओजोन डिप्लीशन के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिस्पॉन्सिबल है। ऑक्साइड्स ही होते हैं ये, ठीक है। ओजोन माने ऑक्साइड्स ना, O3। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से क्या निकलता है? सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकलते हैं ना, तो वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। द स्मॉग इन सिटीज इन इंडिया मेनली कंसिस्ट ऑफ, जो स्मॉग होता है, स्मॉग का क्या मतलब है? स्मोक और फॉग दोनों का मिक्सचर है ना। फॉग में तो क्या होता है? सिंपल ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर या वाटर होता है विथ एयर, है ना। लेकिन स्मॉग में क्या होता है? स्मोक मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जो सारे पॉल्यूटेंट्स हैं वो जम जाते हैं और वो बहुत देर तक सरफेस पे रहते हैं। तो हम ब्रीथ के साथ उसको अंदर लेने लग जाते हैं, क्योंकि बहुत समय तक है और कॉन्स्टेंटली पूरे एनवायरनमेंट में, पूरे लोकल एरिया में फैले हुए हैं, तो आपके ब्रीथ के साथ वो जाएंगे ही जाएंगे। तो जो मेनली जो है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, अभी हमने डिस्कस कर ही रहे हैं ये सब, तो बता दीजिए फटाफट। मैम एसपीएम का बताइए ना, एसपीएम क्या? ये सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, जो मतलब सॉलिड और लिक्विड के छोटे छोटे पार्टिकल्स एयर में जो मिक्स है ना, वो। लेकिन सिटीज के बारे में बात किया है ना, सिटीज का मतलब है कि वहाँ इंडस्ट्रीज भी होंगी और वहाँ पर जो है व्हीकल्स भी बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या है? जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन कंटेंट हो, वो अनबर्न्ड होते हैं वो। तो वो सारे जो हैं वो उसमें जम जाते हैं एयर में, जब वो मॉइस्ट हो, उसको कहते हैं स्मॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नेचुरल हैजार्ड्स हैव द हाईएस्ट पोटेंशियल टू कॉज डैमेज टू ह्यूमन? सबसे ज्यादा ह्यूमन के लिए कौन सा नेचुरल हैजार्ड है जो डैमेज करता है? हाईएस्ट पोटेंशियल जिसके पास है, मतलब कि बहुत ज्यादा तादाद में जो है हमको वो अफेक्ट करता है, कौन सी चीज है वो? अर्थक्वेक है, फॉरेस्ट फायर्स है, वोल्केनिक इरप्शंस हैं, या ड्रॉट्स एंड फ्लड्स? डी आंसर करेक्ट है, ड्रॉट्स एंड फ्लड्स। अब द परसेंटेज शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इन पावर प्रोडक्शन इन इंडिया इज अराउंड, कितना है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से पावर प्रोडक्शन इंडिया में? कितना शेयर है वर्ल्ड का? इसको याद रखेंगे, 10 to 12%। मीनामाता डिजास्टर इन जापान वाज कॉज्ड बाय द पोल्यूशन ड्यू टू, ये जो मीनामाता डिजास्टर है ये बहुत बीमारी फैली थी जापान में, एक जगह का नाम है मीनामाता। तो वो जो बीमारी है वो किससे फैली थी, किस केमिकल से? केमिकल नहीं है ये वैसे, मेटल्स ही हैं, बहुत हार्मफुल हैं, पर किस पर्टिकुलर उसकी वजह से फैली थी? कुछ आइडिया है आपको? कैडमियम। मरकरी की वजह से, बी। मरकरी जो है वो वहाँ का जो सी शोर है वहाँ पे इतना ज्यादा केमिकल आया जिसमें मरकरी बहुत सारा
उसका क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी। वो मरकरी जो है खाई फिश ने, और फिश को खाया ह्यूमन ने। तो पूरा जो हमने पढ़ा था ना एक किस तरह से जो है पेस्टिसाइड्स का जो पिरामिड बनता है, तो सबसे ज्यादा किसके पास जाएगा? सबसे लास्ट वाले कंज्यूमर के पास। तो ह्यूमन के पास इतना ज्यादा एक्यूमुलेट हो गया, इतना ज्यादा, क्योंकि कोस्टल एरिया में सी फूड बहुत खाते हैं, तो उससे फिर ये बीमारी फैली थी जिसमें बहुत लोगों का जो है लाइफ गई थी। उसके बाद में 36 है बायो मैग्निफिकेशन। वही चीज है, मींस इंक्रीज इन द, क्या मतलब है बायो मैग्निफिकेशन का, क्या मीनिंग निकलता है? अभी पढ़ा, अभी जो मैंने बताया वही बायो मैग्निफिकेशन है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ए इज द आंसर। The second most important source after fossil fuels contribute India's energy need, वो कौन सी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स आफ्टर फॉसिल फ्यूल्स, देखो फॉसिल फ्यूल्स नहीं आएगा इसमें, बाकी की चीजों में सबसे ज्यादा कौन सी है? इंडियाज एनर्जी नीड्स, ठीक है। लग रहा होगा सोलर, मगर है ये हाइड्रो पावर, ठीक है। अभी हम सोलर एनर्जी यूज कर रहे हैं जगह जगह, लेकिन सबसे ज्यादा अभी यूज में हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं। 38 है इरिटेशन इन आईज इज कॉज्ड बाय द पॉल्यूटेंट। किससे होता है इरिटेशन आईज में? इसको याद रख लेंगे, ये पैन करके एक कंपाउंड है, इसका फुल फॉर्म है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, है ना, जो कि फोटोकेमिकल इफेक्ट होता है स्मॉग के ऊपर। जब स्मॉग है और यदि लाइट आ रही है तो उसमें ये रिएक्शन करके ये कंपाउंड बनता है, जिससे कि आईज में हमारे प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि स्मॉग जो सरफेस पे ही है, लाइट भी सरफेस पे ही आ रही है, तो फिर ये बहुत ज्यादा इरिटेशन जो है आईज में क्रिएट करता है, पैन, ठीक है। पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट विच इज द सोर्स ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, अभी हमने पढ़ लिया था, रिपीट हुआ है शायद ये क्वेश्चन। सी इसका आंसर है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स? बहुत अच्छे से आप बता सकोगे। क्लीन एयर है, फर्टाइल सॉइल भी है, फ्रेश वाटर भी है, तो कौन सा नहीं है? सॉल्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज नॉट यूज्ड एज अ पोल्यूशन इंडिकेटर इन वाटर? कौन सी चीज जो है, कौन सा पैरामीटर इसमें पॉल्यूशन इंडिकेटर जो है वो नहीं है वाटर में? टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स है। बॉड का क्या मीनिंग है, किसी को पता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। एक जन बोलिए। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल नहीं है, बायोकेमिकल। ओके, बायोकेमिकल ऑक्सी डिमांड मतलब कि जो सी में या वाटर में जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका ऑक्सीजन कंटेंट, उनकी डिमांड कितनी है ऑक्सीजन की, उससे फिर वो पोल्यूशन को निकालते हैं, ठीक है। और या फिर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है या फिर डेंसिटी, तो बता सकते हैं आप आराम से आंसर डेंसिटी, ठीक है। बाकी सब चीजें चाहिए। अब इसमें फटाक से बता दीजिए मैच करके। इसमें है ओजोन होल किससे बनता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, नेचुरल हैजार्ड्स इसमें क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन से? विच वन ऑफ द दोज ऑप्शंस इज करेक्ट? एक दो को भी मैच कर लेंगे तो फट से पता चल जाएगा आपको कि कौन सा सही है। ए सही है क्या? जल्दी से करेंगे। आपका नेक्स्ट क्लास है अभी? जी मैम है, ओके। चलिए 50 तक फट से कर लेते हैं। इसका आंसर है ए। ओजोन जो है वो होल किससे बना? यूवी रेडिएशन से, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? तो उसकी गैस कौन सी है? मीथेन, हमने पढ़ी थी।
नेचुरल हैजार्ड कौन से हैं? सुनामी, ठीक है ना। ये सुनामी कैसे आता है? जब सी पे बहुत हाई मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ जाए कहीं बीच में, तो पूरी जो वेव्स हैं वो बहुत हाँ, मतलब हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स हाई चली जाती हैं और बहुत सारे एरिया को कवर कर लेती हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन सा है? इकोसेंट्रिक गोल्स, इनमें से एक होगा ये, तो ए ऑप्शन है इसका। Which of the following pollutant affects the respiratory tract in human? बता दीजिए फट से। 43 का कार्बन मोनोऑक्साइड। नहीं, ये सल्फर डाइऑक्साइड। फोर्टी फोर है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज नॉट एमिटेड फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट सेक्टर? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, पॉलीएरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वगैरह सब ये जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है एमिट आउट करता है, अभी हमने पढ़ा था। तो कौन सा नहीं करता है? डी Chlorofluorocarbons, very good. Which of the following sources of energy has maximum potential in India? ये वापस आ गया है क्या? नहीं, पोटेंशियल पूछा है इसमें, देखो है ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैज द मैक्सिमम पोटेंशियल इन इंडिया? पोटेंशियल का क्या मतलब है कि उस पर्टिकुलर सेक्टर को यदि हम यूज करें तो हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम बना सकते हैं, इतना वो चीज हमारे पास अवेलेबल है रेशो प्रोपोर्शन के हिसाब से। सोलर एनर्जी की जगह पे विंड एनर्जी है यहाँ पर। विंड एनर्जी जो है, सोलर जो है कई कई जगहों पर ये सोलर एनर्जी है तो यूजफुल, लेकिन ये हर जगह पे यूजफुल नहीं है। लेकिन जो विंड एनर्जी है ये पूरे कोस्टल बेल्ट, जो हमारा आधे से ज्यादा इंडिया का जो बाउंड्री है वो कोस्टल है। तो हमने पढ़ा था कि कोस्टल में जो है विंड पावर, विंड एनर्जी जो है वो बहुत अच्छे से हम ले सकते हैं। तो इसका आंसर होगा हाईएस्ट पोटेंशियल जो है वो विंड एनर्जी है, याद रखेंगे इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन सॉइल? कौन सी जो चीज है वो पोल्यूशन का कारण नहीं है? ट्रांसपोर्ट सेक्टर में होता है पोल्यूशन, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी होता है, थर्मल पावर प्लांट्स में तो होता ही होता है, हाइड्रो पावर प्लांट्स, क्या कहते हो आप लोग? कौन सा आएगा आंसर? बोल के बता दीजिए, ये मैसेज देखने का टाइम नहीं हो रहा है। डी मैम। हाइड्रो पावर प्लांट्स, बिल्कुल सही। Which of the following is not covered in 8 missions under the climate action plan of government of India? जो 8 missions बनाए थे, हमने देखे थे एक्शन प्लान के, उसमें कौन सा इसमें नहीं है? सोलर पावर है क्या, कहीं याद आ रहा है आपको? वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्जन एंड ये डिफॉरेस्टेशन है या क्या? एफॉरेस्टेशन, अच्छा, फॉरेस्ट बनाने के लिए, ठीक है। और फिर है न्यूक्लियर एनर्जी। तो कौन सा आपको लगता है कि आपने शायद नहीं देखा इसमें 8 मिशंस में? न्यूक्लियर एनर्जी। मुझे सुनाई नहीं दिया, बट करेक्ट आंसर इज न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है। चिपको मूवमेंट जो है किसने स्टार्ट किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट किया था, नोट कर लेंगे इसको। सरफेस ओजोन किस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम? कहाँ से प्रोड्यूस होती है सरफेस ओजोन जो कि हार्मफुल है? ट्रांसपोर्ट सेक्टर से, ठीक है। ऑक्साइड्स बनते हैं इससे, अभी देखा था हमने, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। द मोस्ट रिकरिंग नेचुरल हैजार्ड इन इंडिया इज, ये भी शायद आया था क्वेश्चन, क्या? नहीं, ये भी आया था, ये कुछ और फॉर्म में आया था। तो मोस्ट रिकरिंग नेचुरल हैजार्ड इंडिया में कौन सा है? फ्लड है। अर्थक्वेक आते हैं पर इतने हैजार्डस नहीं है। लैंडस्लाइड्स होती हैं लेकिन कुछ रीजन्स में होती हैं। वोल्केनोज है नहीं, तो फ्लड इज द करेक्ट आंसर। डिफॉरेस्टेशन ड्यूरिंग द रिसेंट डिकेड्स हैज लेड टू, डिफॉरेस्टेशन से क्या क्या हो गया भाई? सॉइल इरोजन होता ही होता है, लैंडस्लाइड्स भी होती हैं, क्योंकि
जो पेड़ हैं वो इनको जकड़ के रखते हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगी क्योंकि पूरा फॉरेस्ट ही चला जाएगा तो, एंड ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सी लेवल राइजेस रिजल्ट प्राइमरीली ड्यू टू, किससे होगा? सी लेवल राइज जो है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर इज द करेक्ट। सिलिकोसिस इज कॉज्ड इन द, किस इंडस्ट्री में होता है सिलिकोसिस? ये भी एक ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, लंग्स में जो है जमा हो जाता है पूरा पॉल्यूटेंट। तो स्टोन क्रशर्स, जो कोल माइंस हैं या जो भी स्टोन क्रशिंग की जो भी जगह है वहां पर ये बीमारी होती है। द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वेस्ट मटेरियल, उसको क्या कहते हैं? पायरोलिसिस कहते हैं, याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। वेस्ट मटेरियल, सारा वेस्ट, प्लास्टिक और जो भी हम अपना वेस्ट निकालते हैं उन सब से। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज इन अ वे ऑफ हाई रिस्क जोन ऑफ अर्थक्वेक? तो वो है हिमालयन रेंज, फर्स्ट जोन है ये। चलिए, ये क्वेश्चंस थे, थोड़े से और थे पर कोई बात नहीं, मैं शेयर कर दूंगी आपको ये सब। मैडम आ गई हैं आपकी? हाँ जी जी मैम। ओके मैम, बस 2 मिनट। चलिए आज इतना ही रखते हैं और सबको ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से पढ़िए। थैंक यू मैम, हाँ, बहुत अच्छे से क्वेश्चन मैम। हाँ जी, ये हेल्पफुल रहेंगे आपको। और थोड़ा सा और अपनी तरफ से एफर्ट लगाइएगा तो मुझे लगता है पूरे जो 5 क्वेश्चंस आते हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आप कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, हरिओम सभी को। और अच्छे से क्वेश्चंस करिएगा, बहुत अच्छे से सारे जो दोनों पेपर हैं उसको पढ़िएगा और अच्छे से एग्जाम करिएगा। बेस्ट विशेस।